Hello everyone, this is Mohit Advocate, and today in this video we will learn some one-liners and important provisions of the Constitution of India. I will be studying from my book of one-liners of Constitution of India, and will be thoroughly telling you all the one-liners thoroughly. Okay, so first, Constitution of India one-liners. First, originally how many schedules and articles? Originally there were 8 schedules and 395 articles. Second, article of Indian Constitution किसने लिखा था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. 3, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. 4, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू पीपल ऑफ इंडिया. भारतीय संविधान किसको डेडिकेटेड है, किसको दिया गया है? पीपल ऑफ इंडिया को. फर्स्ट लाइन प्रियम्बल की क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. 5, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने बनाई थी, कैसे गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? बाय कैबिनेट मिशन प्लान. ओके. 6, टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सचिदानंद प्रसाद सिन्हा. ओके. टेम्पररी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सचिदानंद प्रसाद. और परमानेंट कौन थे? परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन तो हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, पर बाद में इसको डिसॉल्व भी कर दिया गया था. क्यों डिसॉल्व किया गया था? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व नहीं होती सो कोई भी पावर, कोई भी इंडियन पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ऊपर नहीं होता, इसलिए इसको डिसॉल्व कर दिया गया था. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ डिसॉल्व्ड इट. नेक्स्ट, लो डे 26 ऑफ नवंबर. 8th, सोवरेनिटी बिलोंग टू पीपल ऑफ इंडिया. जो सोवरेनिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया को बिलोंग करती है. 9th, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड बाय नंदलाल बोस. हाथों से भारतीय संविधान को किसने लिखा था? मिस्टर नंदलाल बोस. अब 10th, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज लो ईयर पैराडाइज. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? लो ईयर पैराडाइज. नेक्स्ट, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय यूएसए. पहला लिखित हाथों से लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद सेपरेशन ऑफ पावर. नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. Next, freedom of religion is there in Article 25. Practice, profess, prorogate. Next, within the meaning of freedom of religion, construction of religious places on government land is not allowed. Restriction of freedom of religion is possible on the ground of public order, health and morality. Next, Article 30 provides benefit to minority institutions. अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस को, पढ़ाई के इंस्टीट्यूशंस को क्या प्रोवाइड करते हैं? बेनिफिट, लाभ प्रोवाइड करता है. कौन? आर्टिकल 30. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस विद स्पेशल मेजोरिटी. कॉन्स्टिट्यूशन बिल कौन सा बिल? वह कौन सा बिल है जिसको दोनों हाउस, ईच हाउस स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बिल. नेक्स्ट, विच वन इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट? सबको पता है 42nd अमेंडमेंट. नेक्स्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की? 1951. नेक्स्ट, 2/3 मेजोरिटी 50%, स्टेट राइटिंग 368 आर्टिकल. नेक्स्ट, 44th अमेंडमेंट 1978. नेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट 1976. नेक्स्ट, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 कैपिटल ए एडेड विद 42nd अमेंडमेंट. नेक्स्ट, fundamental duties part 4A of the Indian Constitution article 51 capital A added by 42nd amendment act. Next, number of ministers in council of ministry किसमें है? 9th अमेंडमेंट से, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए थे. नेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. राष्ट्रपति बाधित है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति को राय देंगे उसके लिए बाधित है, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एनजैक, नेशनल जुडिशियल कमीशन एनजैक 99th अमेंडमेंट से लाया गया था, और फिर बाद में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करवा दिया था. कौन सी जजमेंट थी? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट
बेसिक स्ट्रक्चर क्या अमेंडमेंट आई थी, कैन नॉट बी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। नेक्स्ट जीएसटी, गुड सेल्स टैक्स, 279 कैपिटल ए, 101 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 51 कैपिटल ए क्लोज के एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन 26/11/1949, 26/11/1949। नेक्स्ट आर्टिकल 361 provides personal immunity to president and governor for official act. आर्टिकल 361 provides for personal immunity for president and governors act। उनके कार्यों को पर्सनल इम्यूनिटी देता है, उनको बचाता है कौन, आर्टिकल 361। नेक्स्ट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक रिप्रेजेंटेटिव किसका, एंग्लो इंडियन का, अभी इतना रेलिवेंट नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बना सकते हैं कौन, गवर्नर उस राज्य के। नेक्स्ट एज पर सेक्शन 361 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 333 हैज़ द प्रिविलेज that he is not answerable to any court during his tenure। आर्टिकल 333 में प्रेसिडेंट के पास प्रिविलेज होती है कि वो बिल्कुल भी बाध्य नहीं है किसी भी अदालत की कार्रवाई में शामिल होने का या उनकी बातें सुनने का। तो अब नेक्स्ट कैन नॉट बी एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नर प्रेसिडेंट, कोई भी क्रिमिनल प्रक्रिया फौजदारी मुकदमे नहीं फाइल हो सकते, किन के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर और राज्यपाल के ऊपर। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वर एडेड बाय 4th अमेंडमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किसने ऐड किए थे, 4th अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, आर्टिकल 323 कैपिटल ए। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। जो जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान था वो कब फोर्स में आया था, 26 जनवरी 1957 1957। और नेक्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्रोवाइडेड इन 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदलू नेताओं के लिए लॉ बनाया गया था और वो 10th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था, कब किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट आर्टिकल 343 क्लोज 1 मेक्स हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट टोटल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर 22 और कहाँ पे प्रोवाइडेड है, 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट जीएसटी वॉज एडेड बाय 101 amendment of constitution। Next vote on account means appropriating funds pending passing of budget। Next Nagaland also have special protection under the constitution। नागालैंड को भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है किसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल 239 कैपिटल ए 239 कैपिटल बी प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट President has the power of declaring certain castes or tribes as scheduled castes and scheduled tribe under Article 341 and 342। Next, 5th schedule provides for the provision as to control and administrator of scheduled castes and scheduled tribes। Next, the second commission on center-state relation was headed by R.S. Sarkaria। Next, Article 261 provides for full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, record and judicial proceeding of the union and for the state। अब आर्टिकल 261 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ये बताता है कि सभी जनता जनार्दन को पूरा फेथ देना पड़ेगा। किस पर पूरा फेथ देना पड़ेगा, जो भी, और पूरे थ्रू आउट इंडिया में हर एक चप्पे चप्पे को व्यक्ति को फेथ देना पड़ेगा। किस काम के लिए, जो भी पब्लिक के कार्य होते हैं सरकार करती है, जो भी सरकार के पास पब्लिक के रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए फुल फेथ देना पड़ेगा, अच्छा विश्वास रखना पड़ेगा। और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है किसकी, यूनियन की और स्टेट की, मतलब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उनके ऊपर भी पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट द एडजुडिकेशन ऑफ वोटर डिस्प्यूट इज गिवन अंडर आर्टिकल 262 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ इज अ प्रिंसिपल प्रोवाइड अंडर 265। बिना कोई किसी से कर नहीं ले सकता बिना किसी कानून की अथॉरिटी के, ये किसने प्रोवाइड है, आर्टिकल 265 265। नेक्स्ट सर्विस रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 309। सर्विस रूल कहाँ पे फ्रेम किए गए थे, विधायिका द्वारा, आर्टिकल 309। हर राज्य के अलग सर्विस रूल्स होते हैं शायद, तो आर्टिकल 309 द्वारा हुए थे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू द सिविल ऑफिसर्स वांट इज गिवन अंडर आर्टिकल 311। अंडर आर्टिकल 317 317
द मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन नॉट बी प्रमोटेड और सस्पेंडेड। आर्टिकल 317 क्या बोल रहा है, जो सदस्य हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, ना तो वो उनको प्रमोट किया जा सकता है ना उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। ये आर्टिकल 317। नेक्स्ट आर्टिकल 330, द प्रोविजन इज देयर फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्टिस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्टिस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व होगी। ये कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 330 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 371। स्पेशल कुछ प्रोविजन दिए गए हैं किसके लिए, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, एमएच और जीजे के लिए। कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 371 में। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल एट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर 12 टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, याद कर लेना, एब्रीवेशन है। नेक्स्ट द प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश। जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रक्रिया चलेगी तो वह इंग्लिश में ही चलेगी। आर्टिकल 348। नेक्स्ट एज पर आर्टिकल 300 यूनियन एंड स्टेट कैन बी सूड और कैन सू। आर्टिकल 300 क्या बताता है, जो यूनियन है, जो केंद्र है और जो सरकारें हैं राज्यों की, उनको उन पे आप केस भी चला सकते हैं और वो भी केस चला सकती हैं। आर्टिकल 300 ही है बताता है। नेक्स्ट पावर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन इज देयर अंडर आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन की शक्तियाँ किस में दे रखी, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट 7th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द लिस्ट ऑन विच द लॉज कैन बी फॉर्मुलेटेड। 7th शेड्यूल में जो सबको पता ही है, लिस्ट की बातें करता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जिनमें की मैटर्स एनुमरेटेड है, जिन जिन मुद्दों पर यूनियन कानून बना सकती है, जिन जिन मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट, जिन जिन मुद्दों पर दोनों राज्य भी और केंद्र भी मिलकर कानून बनाती हैं। तो ये हमें 7th शेड्यूल में दिया गया है लिस्ट। अब आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स बेनिफिट टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये हो गया था। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बी वुड टू पार्लियामेंट टू गवर्नमेंट इज ओपिनियन। अटॉर्नी जनरल अपने ओपिनियन देता है किसको, और सीट भी, अपनी सीटिंग भी ले सकता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में, और अपना ओपिनियन दे सकता है। पर ये मत मानना उसके पास राइट टू वोट आ जाएगा, नो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। नेक्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट इज एडवोकेट जनरल। राज्य का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा, एजी साहब, एडवोकेट जनरल, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति साहब ही अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। कोई आर्टिकल बताएगा कौन सा आर्टिकल है, कमेंट में। अब नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। अटॉर्नी जनरल जो भारत का अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होता है, ऑफ इंडिया नहीं, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, पढ़ लेना 76 में आर्टिकल में फॉर इंडिया देखने को मिलेगा। पर जो अटॉर्नी जनरल है भारत के लिए, उसके पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि वह पूरे भारतवर्ष में किसी भी अदालत में जाके खड़ा होकर सुन सकता है कि क्या प्रक्रिया चल रही है। देन सीनियर एडवोकेट, देन एडवोकेट, फिर किसके पास पूरी राइट है, पूरा अधिकार है अटॉर्नी जनरल के पास, एक सीनियर एडवोकेट के पास, उसके नीचे हम जैसे नॉर्मल एडवोकेट्स के पास। अब नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल कैन नॉट बी रिमूव बाय पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल को संसद भी रिमूव नहीं कर सकती। कौन रिमूव करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लगेगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेगी। ओके, अब नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी बातें रख सकता है, वो बोल सकता है। कहाँ पे बोलेगा, दोनों हाउस जो संसद के हैं। कौन कौन से हाउस हैं, हाउस ऑफ पीपल जो कि है लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि है राज्यसभा, दोनों में बोल सकता है। अटॉर्नी जनरल पूरी पावर है, राष्ट्रपति जी ने दी हुई है। अब नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल वही बताया था, और अपना कार्यालय कब तक होल्ड करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लग जाएगा, जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे जब तक उसको रखेंगे, वरना गेट आउट, मतलब उसको निकाल देंगे। अब नेक्स्ट एडवोकेट जनरल इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एडवोकेट एजी साहब को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, कौन करता है, गवर्नर साहब करते हैं। नेक्स्ट एडवोकेट जनरल हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब एजी साहब के पास भी पूरी राइट है कि स्टेट की, राज्य की विधायिका में क्या प्रक्रिया चल रही है उसमें पार्ट ले लें, उसमें हिस्सा ले लें। अब नेक्स्ट कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग CAG इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक परसुएडर इन इंडिया। जो कैग होता है, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, आर्टिकल 148, उसके पास पूरी पावर है कि वो क्या है, वो गार्जियन है। वो गार्जियन किसका है, पब्लिक परसुएडर, पब्लिक के पैसों का जो भी वो सरकार को देती हैं एज अ रूप टैक्स में, ठीक है। नेक्स्ट कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति साहब। नेक्स्ट आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल कमीशन। अब आर्टिकल 280 किसको प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल कमीशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट
फीमेल कम्युनिकेशन गिवन रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, किसके बीच में, केंद्र के बीच में और सरकारों के बीच में। नेक्स्ट, हाउ टू गवर्न कॉन्सोलिडेटेड फंड, और कॉन्सोलिडेटेड फंड को कैसे गवर्न किया जाएगा, जो कि हमारे 277 में दे रखे हैं शायद तो, या 276 में। हम नेक्स्ट 76 पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, वन लाइनर। फीमेल कमीशन इज सेटअप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो फीमेल कमीशन सेटअप होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही सेटल होता है। अब नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आपको तो पता होगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसकी ही जिम्मेवारी होती है कि वो क्या करवाए, वो इलेक्शन, वो चुनाव कंडक्ट करवाए। कहाँ पे करवाए, संसद में करवाए, राज्यों की विधायिका में करवाए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दफ्तर के लिए वे चुनाव कराए। तो किसकी ड्यूटी होती है, इलेक्शन कमीशन की। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज द नेशनल और रीजनल। इलेक्शन कमीशन ही वो देता है उनको, एक टैग देता है, रिकॉग्नाइज करता है किनको, जो पार्टी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो चुनाव लड़ती हैं, उनके नेता लड़ते हैं कि वह पार्टी नेशनल पार्टी है या कोई रीजनल क्षेत्र पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 78। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। राइट टू वोट इज अ लीगल राइट, जो वोट करने का अधिकार है, मत करने का अधिकार है, वो लीगल राइट है, एक कानूनन अधिकार है। अब नेक्स्ट, एरिया ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पस ऑफ जनरल इलेक्शन इज डिटरमाइंड बाय डेलिमिनेशन कमीशन, द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 329। अब डेलिमिटेशन कमीशन कौन से आर्टिकल में बनता है, आर्टिकल 329 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैन बी रिजोल्व बाय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कोई से भी राज्य में जिसमें भी है, और इलेक्शन डिस्प्यूट, चुनाव से कोई डिस्प्यूट्स हो गया, कोई लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो कौन उनको देख सकता है, कौन उनकी सुनवाई कर सकता है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अब नेक्स्ट, इलेक्शन वो हो गया। अब नेक्स्ट, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑल टू द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी साहब को डिस्क्वालीफाई करना है तो राष्ट्रपति साहब किसकी सुनेंगे, इलेक्शन कमीशन की ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन पीरियड इज 6 years और 65 years ऑफ एज एलिजिबल, ठीक है। अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो कितने सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, 6 सालों के लिए, और उसकी मैक्सिमम एज क्या होती है, 65 साल होती है, एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिसेज इन द मैनर गवर्न्ड एज एप्लीकेबल फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है उसके कार्यालय से, तो कैसे रिमूव होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। क्या ग्राउंड्स होते हैं, सबको पता ही होगा, आधार होते हैं, MI मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी के लिए ही रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ऐसे ही रिमूव किया जाएगा ECI के कार्यालय से। अब नेक्स्ट, नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो नीति आयोग है हरियाणा में, मेरे को पता तो चल रहा है अभी, ये पढ़ते हुए याद आ गया कि नीति आयोग पे क्वेश्चन आया हुआ था अभी 2024 के जो हरियाणा का पीरियड होता है उसमें। अब पढ़ लीजिए, नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी नहीं है नीति आयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट, यूपीएससी मेंबर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति साहब। अब नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैज़ द पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ SPSC। राज्य की विधायिका के पास पूरी ताकत है कि वो किसके फंक्शंस की हदें बढ़ा दे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की, SPSCs की। अब नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ UPSC इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो चेयरमैन होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है किसका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति साहब। अब नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज इज एक्सट्रैक्ट बाय राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया था ऑल इंडिया सर्विसेज को, ठीक है। अब नेक्स्ट, मेंबर ऑफ SPSC होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जो सदस्य होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के, वो अपना कार्यालय कब तक होल्ड करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लग जाता है यहाँ भी, पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किसका लगता है, गवर्नर साहब का, राज्यपाल साहब का। अब इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263। जो इंटर स्टेट काउंसिल हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत उनका गठन होता है, आर्टिकल 263 याद रखिएगा, आ सकता है। इंटरस्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब हमारे प्रधानमंत्री साहब इंटरस्टेट काउंसिल को हेड करते हैं, उसके मुखिया बनते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरस्टेट काउंसिल इज एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एडवाइजिंग अपॉन इंटरस्टेट डिस्प्यूट। इंटरस्टेट काउंसिल को क्यों गठन किया जाता है, सिर्फ इंक्वायरी करते हैं कौन से मैटर में, जो कि मुद्दे होते हैं
राज्यों के बीच में कोई मुद्दे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो इंटरस्टेट काउंसिल उनको ही इंक्वायरी करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई राज्यों के बीच में हमारे प्यारे से भारत देश के अंदर। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब ये तो वो हो गया, ये तो मेंस का क्वेश्चन हो गया, सॉरी। अब ये हमारे पास इतने ही वन लाइनर्स थे, ये 95 वन लाइनर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स के भी वन लाइनर्स हैं। अब देखिए, फंडामेंटल राइट आर कंटेन इन पार्ट 3, सबको पता है। नेक्स्ट, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इज डिफाइंड फॉर पार्ट 3 एंड पार्ट 4। जो स्टेट अंडर आर्टिकल 12, उस स्टेट की डेफिनेशन हमारी DPSPs पर भी लगती है और फंडामेंटल राइट्स पर भी लगती है। और स्टेट में कितनी बिंदु हैं, कितने प्रकार के भेद बताए गए हैं स्टेट में। स्टेट 6 तरह की होती है, पढ़ लेना सेक्शन 12 आर्टिकल 12 में 6 तरह की उसमें भेद बताए गए हैं कि स्टेट यह होगी। अब नेक्स्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट इज एज स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसको भी स्टेट बुलाते हैं आर्टिकल 12 के तहत। आ सकता है बिल्कुल राजस्थान के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई अदर अथॉरिटी में क्या है, लेकिन ये तो स्टेट है। नेशनल बुक ट्रस्ट को भी हम स्टेट कहते हैं अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। NCERT इज़ नॉट कंसिडर्ड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12। जो NCERT है, जिसकी हम किताबें भी पढ़ते थे अपने बचपन में, वह स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 12 स्टेट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हम अंडर आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट मानते हैं। अब नेक्स्ट, LIC इज कंसिडर्ड एज स्टेट। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसको भी हम स्टेट मानते हैं अंडर आर्टिकल 12। अब नेक्स्ट, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या है स्टेट अंडर आर्टिकल 12 का मोटा नाम क्या है, वह एजेंसी है और इंस्ट्रूमेंटैलिटी है किसकी, सरकार की। अब नेक्स्ट, आर्टिकल 13 ट्राइज टू सिक्योर द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 क्या ट्राई करता है, क्या बचाता है, क्या कोशिश करता है कि सिक्योर कर लो, बचा लो किसी तरह, क्या, संविधानिक राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को बचा लो। इट प्रोवाइडेड एनी लॉ इज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। यह क्या बताता है, आर्टिकल 13 क्या बताता है, जुडिशियल रिव्यू की भी बात बताता है। और यह बताता है अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई कानून इनकन्सिस्टेंट है, मतलब विपरीत है, फंडामेंटल राइट कह रही है A पढ़ो, लेकिन जो दूसरा कानून है जो बना हुआ वो कह रहा है Z पढ़ो, तो हो गया ना विपरीत, इधर का उधर हो गया, तो ये बोलता है कि वो वॉइड है, वो शून्य होगा वो कानून। अब नेक्स्ट, लॉ इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 13 क्लोज 3 इंक्लूड स्टैट्यूटरी लॉ, कस्टम्स एंड यूसेजेस। जो लॉ इन्फोर्स है, जो कानून फोर्स में थे और जो अंडर आर्टिकल 13 क्लोज 3 में फोर्स में थे, तो उसमें क्या शामिल है, उसमें स्टैट्यूटरी लॉ भी शामिल है और कस्टम्स एंड यूसेजेस भी शामिल है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13। जुडिशियल रिव्यू का भी एक पार्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की ग्रहण लग जाता है, जो कि पार्ट इनकन्सिस्टेंट होता है एक कानून का, उस पर ग्रहण लग जाता है, उस पर कोई नज़र ही नहीं देता, उसको सोचते हैं कि वो प्रेजेंट तो है पर वो ना के बराबर है, तो ग्रहण लग जाता है उस कानून पर, उस एक प्रोविज़न पर, पूरे कानून पर नहीं लगता, सिर्फ एक प्रोविज़न जो कि अल्ट्रा वायरस है उस पर ग्रहण लग जाता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आर्टिकल 13 में। अब देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई बोथ प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कोई संविधान के आने से पहले कोई कानून था उस पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगता है, और संविधान के लागू हो जाने के बाद कोई लॉ आया तो उस पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लागू होगा। अब नेक्स्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आर्टिकल 13 में प्रोवाइड की है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट को एक केस फाइल होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा फाइल होता है, किसी कानून में कुछ गड़बड़बाजी वाली बात लिखी हुई है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अल्ट्रा वायरस है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट है, उसको दिक्कतबाजी कर रही है। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपस में ओवरलैप्ड हैं, एंटेंगल्ड हैं, एक के ऊपर एक टिकी हुई है। अगर कोई भी कानून इन फंडामेंटल राइट्स को दिक्कतबाजी करेगा तो कोई भी वकील साहब किसी क्लाइंट को अगर दिक्कतबाजी होगी तो चैलेंज कर देगा उस कानून को और उसका जुडिशियल रिव्यू करवाएगा कि इसमें यह गड़बड़बाजी है। तो यही जुडिशियल रिव्यू होता है मोटी भाषा में, और तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू दोनों अदालतें कर सकते हैं, उच्च न्यायालय भी और सर्वोच्च न्यायालय भी। अब नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू टेकन फ्रॉम USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू को लिया था। अब नेक्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहाँ पे है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में। अब नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहाँ पर है, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। अब नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14
विद एनी पर्सन, सिटीजन और नॉन सिटीजन, दोनों व्यक्ति को मिलती है राइट टू इक्वालिटी। किसको? सिटीजन को। सिटीजन लिखा हुआ है तो मान लेना कि वो भारतीय नागरिक है, और एनी पर्सन लिखा हुआ है तो मान लेना कि वो विदेशी को भी मिलती है और अपने भारतीय को भी मिलती है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी जगह दिया गया है। सिटीजन को बोला गया है तो मान लेना कि ये भारतीय नागरिक के लिए ओनली फंडामेंटल राइट, और एनी पर्सन लिखा हुआ तो मान लेना कि ये विदेशी बंदे के लिए भी और अपने हिंदुस्तान के बंदे के लिए भी है। तो नेक्स्ट, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 बिल्कुल भी रोकता है किसको? क्लास लेजिस्लेशन को रोकता है, डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने देता, बट अलाउ क्या करता है? पर किसको इजाज़त दे देता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन को इजाज़त दे देता है। कौन? आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 3, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्टेज शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन दी गई है किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। किसको? शेड्यूल कास्टेज को और शेड्यूल ट्राइब्स को, अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 4। अब नेक्स्ट, बैकवर्डनेस अंडर आर्टिकल 15 मीन्स सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, SEBC। ठीक है, SEBE। आर्टिकल 16 गिव्स फंडामेंटल राइट ओनली टू सिटीजन। जो आर्टिकल 16 है वो फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक राइट्स, अधिकार किसको देता है? सिर्फ सिटीजन्स को, भारत के नागरिकों को। अब नेक्स्ट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 16 क्लोज 4 कैपिटल A। रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा शेड्यूल कास्टेज को और शेड्यूल ट्राइब को, वो किसमें दे रखा है? आर्टिकल 16 क्लोज 4 कैपिटल A। अब नेक्स्ट, आर्टिकल 16 क्लोज 4 कैपिटल B कब आया था? 2000 अमेंडमेंट 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, जो कि अब नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी कहाँ पे है? प्रैक्टिस ऑफ अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। सीट्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड रूल किस में है? आर्टिकल 16 क्लोज 4 कैपिटल B में है कैरी फॉरवर्ड रूल, कि अगर शेड्यूल कास्टेज और शेड्यूल ट्राइब्स की कोई नौकरियां एक साल में लाई गई थी और वह जितनी लाई गई थी उतनी नहीं भरी है, तो जितनी उनकी नौकरियां नहीं भरी है, नहीं फिलअप हो पाई हैं, तो उनको अगली नौकरियां जब आएंगी उन नौकरियों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो मतलब मान के चलिए, अगर इस साल 2024 में शेड्यूल कास्टेज और शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई नौकरियां लाई जाती हैं और वह नौकरियां को नंबर 50 है, और वह इस साल में जब सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो वह 10 ही भर पाती है और 40 सीट्स लेफ्ट हो जाती है, तो ये 40 सीट्स अगले साल में आने वाली एजेंसी उसमें वैकेंसीज़ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो तब उसमें 50 दोबारा से आएंगी और फिर 40 भी ऐड हो जाएंगी। तब कितनी नौकरियां हो जाएंगी उनके पास? शेड्यूल कास्टेज शेड्यूल ट्राइब के पास 90 नौकरियां हो जाएंगी। और ये मैक्सिमम 3 साल तक फॉलो होता है कैरी फॉरवर्ड रूल। 3 साल तक आप ऐड ऑन कर सकते हो नौकरियों को, और वो फिर एक न्यू क्लास ऑफ नौकरियां बन जाएंगी। मतलब एक पूरी की पूरी नई क्लास ही, नई एक प्रजाति उभर के आएगी। फिर एक पूरी इतने इकट्ठियाँ हो जाएंगी नौकरियाँ, थी पूरी क्लास बन के आएंगी अब नौकरियों की। ठीक है, अब नेक्स्ट, आर्टिकल 19 इज टू सिटीजन्स। आर्टिकल 19 भी भाई सिटीजन्स को मिलता है, हिंदुस्तान के नागरिकों को मिलता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 16 फ्रीडम इज सैक्रोसेंट इनएलिएनेबल बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज A फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार 19(1)(a) में दिया हुआ है। नेक्स्ट, राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। स्ट्राइक करना, जो ये हड़ताल पर बैठ जाते हैं कर्मचारी फैक्ट्रीज के, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट, 97th अमेंडमेंट इंस्टीट्यूटेड 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज C। अब नेक्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज A। Right to property is no longer a fundamental right under Article 19(1)(f). It was deleted by 44th Constitutional Amendment Act 1978 with effect from 1979. अब next, Parliament can impose reasonable restriction on fundamental right. Parliament क्या कर सकता है? Reasonable restrictions लगा सकता है किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, बट नॉट द सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट। पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते किसी की फंडामेंटल राइट पर कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट बाय लॉ लगा सकती है रिस्ट्रिक्शन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन किस में दी गई है? अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डबल जीओपार्डी क्या होता है? पुटिंग सेम पर्सन फॉर सेम ऑफेंस। एक व्यक्ति को दोबारा ट्राई करना एक ही अपराध के लिए जिसको उसको पहले भी कर चुके हैं ट्राई, तो ये होती है डबल जीओपार्डी। अब नेक्स्ट,
आर्टिकल 20 क्लोज 2 में दिया गया है डबल जियोपार्डी का कानून। अब आर्टिकल 20 क्लोज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो। अब आर्टिकल 20 क्लोज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो तो सबको पता ही होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो एक वह कानून है कि मान के चलिए 2024 में एक चोर को चोरी के जुर्म में पकड़ा था और उसको 2024 के जनवरी में पकड़ा था, तो दिसंबर तक आते आते उसको सज़ा होने ही वाली थी। इतने में जो चोरी की सज़ा है अभी फ़िलहाल तो 3 साल है, लेकिन इस साल के दिसंबर के आते आते कोई संसद एक कानून पास कर देता है जिसमें चोरी की सज़ा 10 साल कर दी जाती है। तो क्या उस चोर को क्या 10 साल सज़ा मिलेगी जो नए कानून में आ गए? नहीं, उसको वह पुरानी सज़ा ही मिलेगी जो उसने जिस वक्त उसने कमीशन किया था उस अपराध का। तो यही बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सजाओं को, पनिशमेंट को नहीं दे सकते। तो ये भी फंडामेंटल राइट दी गई है हमारे आर्टिकल 20 क्लोज 1 में, ठीक है, जो कि बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो। अब नेक्स्ट, और ये इसी में दिए गए हैं डबल जियोपार्डी भी, और 20 क्लोज 3 में दिया गया है सेल्फ इनक्रिमिनेशन। कोई भी किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम अपने ही विरुद्ध गवाही दो, आपको तुम दोषी अपने आप को मानो और हमें बताओ सारी चीज़ें। ये होता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब नेक्स्ट, आर्टिकल 21 गिव्स फंडामेंटल राइट टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। जो आर्टिकल 21 है वो संवैधानिक राइट किसको देता है? भारत के नागरिकों की और विदेशी नागरिकों को, दोनों को देता है। आर्टिकल 21 बहुत अहम है। लाइफ एंड लिबर्टी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोरस्पॉन्ड्स टू 5th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो लाइफ एंड लिबर्टी है जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर, वो किससे कोरस्पॉन्ड करती है? वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की जो 5th अमेंडमेंट होती है उससे कोरस्पॉन्ड करती है, ठीक है। फेयर ट्रायल इन क्रिमिनल केस अंडर आर्टिकल 21। फेयर ट्रायल क्रिमिनल केस में, फौजदारी मुकदमे में किसमें आपका अधिकार है? आर्टिकल 21 में। राइट टू प्राइवेसी किसमें अधिकार है? आर्टिकल 21 में। राइट टू स्ट्राइक डज नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 21, पहले भी हो गया था, रिपीटेड है। राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल जो क्रिमिनल ट्रायल में स्पीडी ट्रायल होती है, किसमें आपको राइट है? आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 कैपिटल ए एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 फॉर एज ग्रुप 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। नेक्स्ट, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी लग जाए कौन सी? आर्टिकल 352 वाली भी, लेकिन 356 या 357 क्या कहता है? 358 कि 20 और 21 तो बिल्कुल सस्पेंड हो ही नहीं सकते, इमरजेंसी लग जाए या कुछ भी लग जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच वन इज सेड टू बी गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं? गोल्डन त्रिकोण किसे कहते हैं भारतीय संविधान का? आर्टिकल 14 को, 19 को और 21 को, 14, 19, 21 को। 14, 19, 21 बन गया ना गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट, राइट ऑफ अक्यूज टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर कमेंसेस व्हेन ही इज अरेस्टेड। जो अधिकार अक्यूज के पास कब से ही पैदा हो जाता है? जब से उसकी गिरफ्तारी हुई है उसी पल से, कि वह उसको डिफेंड करा जाए। किस द्वारा? लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा, एक वकील साहब द्वारा। अब नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग अंडर आर्टिकल 23। अंडर आर्टिकल 23 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाना, फोर्स लेबर, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंदों का सप्लाई इधर से उधर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, कबूतरबाजी करना, अंडर आर्टिकल 23। अब नेक्स्ट, नो चिल्ड्रन बिलो एज 14 शैल नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 क्या बताता है? कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम की आयु का है वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा जिसमें कोई खतरनाक हज़ार्डियस वर्क होता है। अब नेक्स्ट, आर्टिकल 25 प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबको पता है आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है 25 से 28। अब नेक्स्ट, आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू। अब आर्टिकल 25 के लिए क्या मानना पड़ेगा भाई? ये तो सभी को मानना पड़ेगा। क्या? अगर पब्लिक ऑर्डर पे बनाती है तो भाई मानना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। हेल्थ पर बनाती है तो रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। मोरालिटी पर बनाती है तो रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हमारे थोड़े बहुत रह गए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। सोशल जस्टिस इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 25। नेक्स्ट, बेनिफिट टू माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल 30 रिपीटेड है। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल पिटीशन वन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। एनफोर्समेंट करवाने के लिए किसकी? अपने संवैधानिक राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की को तो एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। लाइनिंग देखिए, मूव द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हरकत में ला सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के पास जाके आप हरकत में नहीं आते हैं। अगर आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट को हिला देते हो, मूव कर देते हो कि तो आप सुप्रीम कोर्ट साहब, सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेस बैठे हैं,
आप अब कार्रवाई करिए, मेरे संवैधानिक राइट्स को बताइए। ये किसमें दिया हुआ है? अंडर आर्टिकल 32। अब नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट इज अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल टू एनी पर्सन। अब आर्टिकल 32 की राइट सभी विदेशी नागरिकों को भी है और हिंदुस्तानी नागरिकों भी है कि किसमें? सुप्रीम कोर्ट को मूव करने की। अब नेक्स्ट, एज पर डॉक्टर BR अम्बेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट, देर इज नो फंडामेंटल राइट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स ऑफ पार्ट 3 इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इज कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नॉट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट एनफोर्स करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, ना कि फंडामेंटल राइट। आपका कोई हक नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट को मूव करें। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपकी, ठीक है, रूल है। अब नेक्स्ट, रॉयल कमांड ऑफ कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड रिट। रिट को क्या बोलते हैं? रॉयल कमांड ऑफ कोर्ट। एक रॉयल, एक शाही कमांड किसकी? अदालत की। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और किसके लिए? एनफोर्स करवाने के लिए। किनको? फंडामेंटल राइट्स को। उनको क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। WRIT, रिट्स। कितनी तरह की रिट्स होती हैं ये तो पता ही होगा। 5 तरह की रिट होती हैं। हैबियस कॉर्पस, शर्शारी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड मैंडेमस। ये 5 तरह की रिट होती है, आ सकती है किसी के बारे में भी। अब नेक्स्ट, PIL कैन बी फाइल इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस में फाइल हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। नेक्स्ट, PIL इज फॉर्मुलेटेड बाय जस्टिस PN भगवती। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इन्वेंशन किसने किया था? जस्टिस PN भगवती ने किया था। अब नेक्स्ट, फॉर इलीगल डिटेंशन रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस विल बी इशू। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से कहीं पे रोका हुआ है, डिटेन किया हुआ है, तो कौन सी रिट इशू होगी? हैबियस कॉर्पस की। अब नेक्स्ट, हैबियस कॉर्पस इज अ रिट विच कैन बी इशू अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज इंडिविजुअल। हैबियस कॉर्पस ये एक ऐसी रिट है जो दोनों के लिए, सरकारी अथॉरिटी पर भी इशू हो सकती है और किसी प्राइवेट व्यक्ति पर भी, इंडिविजुअल पर भी। नेक्स्ट, रेस जुडिकाटा नॉट एप्लीकेबल ऑन हैबियस कॉर्पस। सेक्शन 11 और या फिर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगता किस पर? हैबियस कॉर्पस की रिट्स पर नहीं लगता, क्योंकि इंडिविजुअल्स हर बार हर रिट में अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट, मैंडेमस इज रिट आस्क्ड टू पब्लिक एज अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है और आपको दुख हो रहा है उस चीज़ से कि ये सरकारी कर्मचारी एक कार्यालय को होल्ड करके बैठा है जो कि सरकारी है और कार्य नहीं कर रहा है, तो आप कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से लेकर आएंगे और उसको दे देंगे मैंडेमस की रिट। अब नेक्स्ट, इलीगल होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, क्यो वारंटो। अगर किसी व्यक्ति ने जो कि ऐरा गैरा नथु खैरा और उसने कोई सरकारी कार्यालय होल्ड किया हुआ है जो उसकी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी होल्ड करने की, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, लेकिन बैठा है सरकारी कार्यालय होल्ड करके, तो कौन सी रिट आप लेके आएंगे और उसको दे देंगे या कर्मचारी को दे देंगे जो उसको हटाएगी? क्यो वारंटो। अब नेक्स्ट, epistolary jurisdiction of Supreme Court is related to taking cognizance of PIL upon the latter's address to the court. It can also form of newspaper. अब कौन सी वो जुरिडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की? एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन होती है जिससे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है किसी भी मैटर का। कोई व्यक्ति उसको लेटर भेजता है लिखकर सुप्रीम कोर्ट को, CGI साहब को, तो उस लेटर पर भी संज्ञान ले लिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड बाय पर्सन। जो अपनी फंडामेंटल राइट है, जो संवैधानिक राइट्स हैं, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। कोई जानबूझकर कोई व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्टिकल 46 DPSP में दे रखा है। अब नेक्स्ट, बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड DPSP इज पब्लिक ओपिनियन। अब क्या फोर्स है, क्या दबाव है DPSP को फोर्स में लाने के लिए, हरकत में लाने के लिए? पब्लिक ओपिनियन, जनता जनार्दन की राय। अब नेक्स्ट, DPSP इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। ये तो सबको पता है कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। अब नेक्स्ट, एज पर ग्रेनविल ऑस्टिन, DPSP आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इफ DPSP इज इनफ्रिंज्ड देर इज नो रेमेडी बाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर DPSPs का उल्लंघन होता है तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी DPSP के लिए कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 37 साफ बोलता है DPSPs आर नॉट एनफोर्सिएबल। अब नेक्स्ट, DPSP आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। DPSPs बहुत फंडामेंटल है किसके लिए? एक नेशन को चलाने के लिए। अब नेक्स्ट,
एनफोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी डिपेंड अपॉन रिसोर्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। डीपीएसपी की एनफोर्समेंट किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है कि सरकार के पास कितने रिसोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट डीपीएसपीज आर प्रिंसिपल डेट आर एक्सपेक्टेड टू गाइड द स्टेट। डीपीएसपीज तो वह संविधान है, वह सिद्धांत हैं जो कि स्टेट को, राज्य को गाइड करते हैं, जो कि केंद्र को गाइड करते हैं क्या करने में, इन द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, की राज्य को, नेशन को गुड गवर्नेंस उसकी हो। नेक्स्ट DPSPs are non-justifiable, Article 37, DPSPs are non-justifiable। अब नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 39 कैपिटल ए, रिपीट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज प्रोवाइडेड, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल पे, एक सी सैलरी, एक सी वेजेस मिलेगी एक से कार्य के लिए, किसमें प्रोवाइड है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में। अब नेक्स्ट आर्टिकल 39 कैपिटल ए वॉज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब नेक्स्ट राइट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत इज ऑल्सो डीपीएसपी, आर्टिकल 40, राइट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये भी डीपीएसपी आर्टिकल 40 में। महात्मा गांधी का सिद्धांत है ये, महात्मा गांधी हमारे बापूजी का सिद्धांत है कि विलेज पंचायत को भी फॉर्मुलेट, उनका ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको सेल्फ गवर्नेंस की पावर दी जाए। अब नेक्स्ट मैटरनिटी रिलीफ इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 42, मैटरनिटी रिलीफ किसके आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है, 42 ऑफ डीपीएसपी। अब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में प्रोवाइड है, आर्टिकल 44 में। और यूसीसी कहाँ पे आ चुका है, उत्तराखंड में आ चुका है, अभी आया हाल ही फिलहाल में, और गोवा में तो बहुत पहले का है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 45 रेफर टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 6 years ऑफ एज। अब जो आर्टिकल 45 है वो किससे संदर्भ रखता है कि एजुकेशन मिले, विद्या मिले किसको, बच्चों को जो कि 6 साल से नीचे का बालक है। अब नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 48 कैपिटल ए एंड 51 कैपिटल ए। डीपीएसपी इसके अंदर भी प्रोवाइड है कि सुरक्षा करेंगे किसकी, वातावरण की, और वातावरण में सुधार करेंगे, ये किस में प्रोवाइड है, 48 कैपिटल ए में एंड 51 कैपिटल ए में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है और डीपीएसपीज भी है। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, ये किस में प्रोवाइड है, अंडर आर्टिकल 51 में प्रोवाइडेड है डीपीएसपी के, और आर्टिकल 253 में भी प्रोवाइडेड है। अब नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से अलग रखेंगे, किस में प्रोवाइड है, अंडर आर्टिकल 50, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से अलग रखेंगे, ठीक है, तो किस में प्रोवाइड है, आर्टिकल 50 में। तो ये थे हमारे वन लाइनर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ आगे क्या है वो लेके आऊँगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे। मैंने खुद हरियाणा और दिल्ली का पेपर दिया था, तो इसमें 2 क्वेश्चन तो आए थे, और इतने भी नहीं है, 100-150 मैंने वन लाइनर बताए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इंडेक्स वाइज जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे, जो वन लाइनर्स है, ठीक है। फिर जुडिशरी के पढ़ेंगे, फिर थोड़े बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा के बारे में, फिर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूनियन जुडिशरी पढ़ेंगे, वन लाइनर्स ही पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कैसे अपॉइंट होते हैं, फिर जुरिडिक्शन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की कौन सी होती है, फिर हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल कमीशन के बारे में, आर्टिकल 280। उसके बाद हम पढ़ेंगे शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बार देख लेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इन नट सेल, बिल्कुल संक्षेप में एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर तक एक बार तो सारे आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, कौन से पार्ट में वो पढ़ लेंगे। ये सारे वन लाइनर्स हैं, ये क्विक रिव्यू के लिए हैं। और अभी फिर इस पीछे मेरे मेंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये तो बाद में ही करेंगे। तो हम अगली वीडियो में ये सारा जो भी मैंने लास्ट में लेटर पार्ट में बताया वो पढ़ेंगे, ठीक है भैया। अब बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करी हो तो आपको बताने में, मैं इनकी फ़ोटोज़ भी अपलोड कर दूंगा साथ ही साथ, ठीक है। इनकी फ़ोटोज़ में मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोटो नहीं आती, लेकिन मैं एक मतलब नीचे नंबर डाल दूँगा, तो उस पर कोई भी मैसेज करके यह फ़ोटोज़ भी मेरी जो वन लाइनर्स की है ये ले सकता है और पढ़ सकता है। इनको ये वन लाइनर्स तो रट लीजिए, ये वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हैं। मैंने खुद दिल्ली और हरियाणा का पेपर दिया हुआ है जुडिशरी का, तो जिसमें मैं मार्जिन से रहा हूँ प्री में, लेकिन अब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है राजस्थान का। तो इन वन